अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। कुफर टूटा खुदा करते करते और नोटिफिकेशन आ ही गया। इतनी बेचैनी से वैसे किसी चीज़ का इस कौम ने इंतज़ार नहीं किया था। मेरा ख्याल है किसी दूल्हे ने अपनी दुल्हन का इस बेताबी से इंतज़ार नहीं किया होगा, किसी भी माँ ने अपने आने वाले बच्चे का इतनी बेताबी से इंतज़ार नहीं किया होगा जितना इस कौम ने इस नोटिफिकेशन का इंतज़ार किया था। लेकिन वो आ ही गया। और वो जो हमें सुनाई दे रहे थे, मतलब बहुत से र्यूमर्स थे और बहुत सी वो थे चहमगोइयाँ हो रही थी कि ये क्या हो रहा है, ये सब कुछ, वो सब जो है वो सीन थोड़ी देर के लिए तो ओवर हो गया। लेकिन जो नोटिफिकेशन आया है वो इतना सिंपल नहीं है जितना कि बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है। उस नोटिफिकेशन में दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। वो क्या है मेमल? अच्छा, जो प्रेस रिलीज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से जारी की गई है उसके अंदर दो इंटरेस्टिंग पैराग्राफ्स हैं जो मैं पढ़ के सुनाऊंगी। एक तो ये है कि द मीटिंग वाज पार्ट, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मीटिंग हुई मंगल को, उसके बारे में लिखा है कि ये ऑनगोइंग कंसल्टेशन प्रोसेस जो बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अबाउट द टाइमिंग ऑफ चेंज ऑफ कमांड इन ISI एंड सिलेक्शन ऑफ द न्यू DG ISI। फिर जो उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स वाज रिसीव्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यूड ऑल द नॉमिनीज। ये हमें क्यों नहीं पता चला? नहीं, ये खबर आई थी लेकिन ऑल द नॉमिनीज की नहीं आई थी। आई थी कि वो करेंगे सबका, और फिर बताया गया था कि जनरल नदीम को उन्होंने इंटरव्यू किया। ये एटलीस्ट उनका नाम तो खबरों के अंदर आया था। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है कि प्रोसीजर क्या होता है, और प्रोसीजरली तो ये सवाबदीद प्राइम मिनिस्टर साहब का ही होता है। तो फिर ISPR की तरह से प्रेस रिलीज़ क्यों दी गई, और फिर ये 20 दिन का डिले और जो उसके अंदर सारा कुछ होता है, तो क्या एक प्रेस रिलीज़ ISPR की तरफ से आनी चाहिए थी, या जिस तरह आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, कल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से आई है वही देनी चाहिए। कुछ लोग इसमें ये कह रहे हैं कि एक तो नया प्रेसिडेंट सेट किया गया ये इंटरव्यू करके सारे नॉमिनीज़ का, और दूसरा ये कि अथॉरिटी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि असर्ट की गई है, जो कि हमने देखा है कि पहले भी हो चुका है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने भी अपनी पसंद के DG ISI लगाए थे, जनरल कल्लू, और वज़ीर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने भी लगाए थे, ख़ासतौर पे जो ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब, जिनके बारे में खैर काफ़ी चीज़ें हैं उनके बारे में, तो वो जो थे ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को भी लगाया था इस तरीके से। तो उसके बारे में ये कहा गया कि थोड़ी देर के लिए तो ये असर्ट कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर, जिनकी बात मान ली जाती है, लेकिन फिर एक इंस्टीट्यूशनल बैकलैश आता है। तो ये शायद प्रोसीजरली तो ठीक है, लेकिन स्ट्रेटिजिकली इसका नुकसान होता है वज़ीर आज़म को। तो ये जो है, और ऊपर से इस हुकूमत के बारे में तो यही कहा जाता है 1 पेज, और फिर बहुत सारे ऐसे बात की जाती है कि शायद इस तरह का 1 पेज कभी भी नहीं देखा गया किसी भी सिविलियन हुकूमत के साथ। तो इस पेज को सेम पेज से हटने की, या इस चीज़ से क्या गेन क्या किया गया, वज़ीर आज़म साहब ने से गेन क्या किया, इतने डिले, इतनी जो रूमर्स भी सर्कुलेट हुई, आपको पता है इतनी चहमगोइयाँ हो रही थी, हर बात हो रही थी, और क्या इंस्टीट्यूशनल आगे क्या होगा, क्या इंस्टीट्यूशनल बैकलैश आएगा या फिर माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी? देखिए, एक चीज़ मेमल मेरे ख्याल से बड़ी क्लियर होगी इन 20 दिनों में कि सेम पेज तो सेम पेज नहीं है। मुझे लग रहा है सेम बुक भी नहीं रही, अब मेरे ख्याल से बुक भी बदल गई है। क्योंकि देखिए, ये जो, और फवाद चौधरी साहब के अपने अल्फाज में, ये जो DG ISI का मसला है नोटिफिकेशन का, ये शुरू कैसे हुआ और 20 दिन हुआ क्या, इतनी कन्फ्यूजन थी। अच्छा, 6 अक्टूबर को ISPR का प्रेस रिलीज़ आता है कि जनरल नदीम अंजुम को DG ISI तैनात किया जा रहा है। उसके 2 दिन बाद शेख रशीद साहब ऐसी गाड़ी में बैठ रहे होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि कौन है भाई DG ISI, तो वो कहते हैं अभी लगेंगे 8-10 दिन लगते हैं हैंड ओवर में। उसके बाद फिर खामोशी, फिर पता चलता है 2 दिन बाद कि आर्मी चीफ़ की वज़ीर आज़म से मुलाकात होती है, फिर खामोशी, कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। फिर 12 अक्टूबर को फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि देखें DG ISI को अपॉइंट किया जाएगा कानून के मुताबिक, अपॉइंटिंग अथॉरिटी वज़ीर आज़म ही है। अच्छा, उसी दिन स्पेशल असिस्टेंट जो है वज़ीर आज़म के, आमिर डोगर साहब, एक आपने देखा होगा एक TV चैनल पे गए, वहाँ पे उन्हें इंटरव्यू दिया, वहाँ पे उन्होंने एतराफ़ किया कि हाँ वाकई में कोई मिस हैंडलिंग हुई है, और उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म चाहते थे कि जनरल फैज़ हमीद जो अभी DG ISI हैं उनको 6 महीने के लिए और DG ISI रहने दें, क्योंकि अफ़गानिस्तान में कुछ ऐसे हालात हैं। तो ये है सेम पेज अभी तक। फिर उसके बाद होता ये है कि 16 अक्टूबर को शेख रशीद साहब कहते हैं कि बस 22 अक्टूबर को, फ्राइडे को, जुमे को नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन फिर नोटिफिकेशन नहीं आता। फाइनली
20 अक्टूबर को वजीर आजम की मीटिंग होती है जनरल नदीम अंजुम से, और इंटरव्यू था या मीटिंग? नहीं, प्रेस रिलीज में हमें पीएम ऑफिस कह रहे हैं इंटरव्यू हाँ, था। फिर ठीक है, फिर इंटरव्यू। प्लीज अब अपने आप को करेक्ट करें, मीटिंग नहीं होती ये। और उसके भी 6 दिन बाद मंगल को नोटिफिकेशन आता है, और उससे पहले एक खबर ये आती है मीडिया में कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वज़ीर आज़म और DGISI जनरल फैज़ हमीद की एक फिर से मीटिंग होती है, और उसके बाद नोटिफिकेशन आता है। तो 20 दिन लगते हैं जिसमें हमें रोज़ ये बताया जाता है बस अभी आ रहा है, बस प्रोसेस शुरू हो गया, बस आप देखें, बस आने वाला है नोटिफिकेशन। लेकिन नोटिफिकेशन को आते आते 20 दिन लग जाते हैं, उससे पहले एक प्रेस रिलीज आ जाती है। अब रीमा, वैसे अब ये जो प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि वज़ीर आज़म जो है वो इंटरव्यूज़ किया करेंगे DGs के, ये आगे चलेगा कि नहीं? नॉमिनीज के सॉरी इंटरव्यूज़ ये हो चलेगा? अच्छा, एक पहले मैं 14 अक्टूबर को फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, जब ये खबर नई आ रही थी कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं वो इंटरव्यू करेंगे। उन्होंने कहा ये कुछ मखसूस हलके हैं जो ये गलत फहमी फैला रहे हैं इंस्टीट्यूशंस के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, मीटिंग्स हैं, हमेशा होती हैं, अब भी होंगी। तो अब इस प्रेस रिलीज़ के बाद जहां वाज़े तौर पे लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यूड द नॉमिनीज़, फवाद चौधरी साहब की वो जो ट्वीट है, तजाद नज़र आ रहा है दोनों के बीच में। और शायद ये भी लगता है कि फवाद चौधरी साहब को भी, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्हें भी नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है। तो ये जो कन्फ्यूजन है नताशा, मुझे नहीं मालूम किसके लिए कन्फ्यूजन दूर हुई, मैं तो अभी भी उतनी कन्फ्यूज्ड हूँ कि ये हुआ क्यों, ये हुआ क्या, अब इसके अभी तो लग, और ये कैसे, ऑनेस्टली जो दावा कर रहा है उन्हें सब पता है क्या हुआ, मैं उन्हें नहीं उन पे एतबार करती, क्योंकि आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में, सालों में पता लगेगा कि इन 20 दिनों में क्या हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं, इस वक्त जो PTI के सपोर्टर्स हैं, ख़ासतौर पर इनका सोशल मीडिया की जो टीम है, वो एक कश्मकश में है। कुछ कहना चाह रहे हैं कि कोई इशू ही नहीं था, कोई मसला ही नहीं था, ये तो ऑपोजिशन ने, हम सब ने इशू बनाया है, लड़ाई करवाने के लिए बनाया है, असल में तो सब खुश असलूबी से हुआ। लेकिन कुछ हैं जो कह रहे हैं कि सिविलियन बालादस्ती जो है वो इस्टेब्लिश हो गई, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्टैंड लिया, असर्ट किया अपने आप को एज द सिविलियन प्राइम मिनिस्टर। तो अब ये दोनों भी आपस में ताजाद है। अगर कोई इशू ही नहीं था तो किस चीज़ से किया, और अगर असर्ट किया तो कोई इशू तो था। सो ये तो अब हम इस्टेब्लिश्ड बात है कि कोई इशू था। अच्छा, अब आगे क्या होगा? देखिए, मेरी नज़र में सिर्फ अपने आप को असर्ट करना सिविलियन बालादस्ती नहीं होता। वजह क्या है उसकी, मुझे अभी तक नहीं समझ आया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतना वक्त क्यों लगाया, और उन्होंने अब जो नॉमिनीज थे उसमें से इन्हें क्यों चुना। अब जो सिविलियन बालादस्ती का एक प्रिंसिपल होता है वो होता है ट्रांसपेरेंसी, और उसके साथ साथ जुड़ी है उसका सिक्के का दूसरा जो रुख होता है वो होता है अकाउंटेबिलिटी। तो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंटरव्यूज़ किए हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें बताएं किस किस के इंटरव्यूज़ किए हैं। जो बाकी 2 नॉमिनीज थे, हमें उनका नाम भी पता है? नहीं पता है, बल्कि कुछ नाम आए थे और बाद में डिनाइल भी आ गया था। प्रेस रिलीज में नहीं है। अजीब बात है। अगर आपने 3 लोगों को कंसिडर किया है, उनका नाम तो बताएं, ये रीजन तो बताएं कि आपने क्यों एक को चुना है, बाकी दोनों को नहीं चुना, और क्यों 20 नवंबर, और 20 नवंबर क्यों? अगर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कह रहे थे नहीं, हमें 6 महीनों के लिए अभी DGISI फैज़ साहब को रहना चाहिए, तो अब अगले महीने में क्या ये बात हुई? सो अगर आपने प्रेसिडेंट की बात करनी है तो सबसे पहले तो ये सब सवालात हैं जिनके जवाब हमें चाहिए अगर हमने इसको एक अच्छा प्रेसिडेंट मानना है। दूसरी बात, इसको कानून बनाए, क्योंकि ये पूरा मामला ISI का अपॉइंटमेंट से लेके ISI का मैंडेट क्या है, ये लीगल मैंडेट के बगैर चल रहा है, किसी लीगल फ्रेमवर्क के बगैर चल रहा है। और जब भी कोशिश की गई है ISI को किसी कानून के ज़ुमरे में लाने की, वो नाकाम हुई है। तो मेरा ख्याल है अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने आप को असर्ट करना है, बिल्कुल रीसेंट एग्जांपल्स हैं, हम पूरी टाइमलाइन बता सकते हैं, तो वो कानून साजी करें, ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर को 3 नॉमिनीज दी जाएंगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर कितने दिनों में उन्हें रिव्यू करेंगे, वो किन वजूहात की बुनियाद पे अपना पिक करेंगे जो कैंडिडेट है। इस सब का सबके ऊपर कानून बनाए, वरना जॉब डिस्क्रिप्शन
बिल्कुल। और नताशा, फ्रैंकली अब हम बात आज कर रहे हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना में कहा कि आईएसआई का कोई मैंडेट जो है वो कहीं लीगली नहीं अवेलेबल। आईएसआई अटॉर्नी जनरल ने कहा, सील्ड एनवेलप में दिया कि आईएसआई का ये मैंडेट है, और उन्होंने ये कहा कि इसको डिस्क्लोज ना कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने और ममालिक के कवानीन का जायज़ा लिया, उन्होंने कहा उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो मैंडेट होता है वो कानून में होता है। हमारे तारीख, बिल्कुल कांग्रेस ने पास किया। अच्छा, हमारी तारीख भी देखें क्यों और अहम है ये बात। हमें मालूम है जुलाई 2008 में आईएसआई को इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर करने की बात हुई थी, फैसला ले लिया गया था। इतना बैकलैश आया कि एक दिन में हुकूमत को फैसला वापस लेना पड़ा। बिल्कुल, उन्होंने बड़ी एक, फिर फरतुल्लाह बाबर साहब हैं, उन्होंने एक बिल प्रपोज किया था जिसमें आईएसआई का पूरा मैंडेट का दायरा कार उन्होंने इस्टेब्लिश किया, वो पास नहीं होने दिया गया। फिर हमने देखा वर्किंग ग्रुप ऑन इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस में पाकिस्तान को कहा विजिट करके कि आईएसआई पे बहुत से इल्ज़ामात हैं, आपको ज़रूरत है क्लियर रूल्स, डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस की जो आईएसआई के ऊपर हो। फिर असगर खान का फैसला आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आईएसआई के रोल पे बहुत तनकीद की और उन्होंने कहा इनका ये मैंडेट नहीं है, ये इख्तियार नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी करें या तोड़ जोड़ सियासत में जोड़ तोड़ करें। तो ये हमारी तारीख है। इस तारीख के साथ अभी जो हुआ है मेरी नज़र में वो कन्फ्यूजन में ऐड ऑन ही करता है, वो कन्फ्यूजन क्लियर नहीं करता और सिविलियन बालादस्ती इस्टेब्लिश नहीं करता। अगर ये करना है तो कानून साजी। अच्छा, मैं थोड़ी सी इस मामले में ना ये बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन मैं इस मामले में ना थोड़ी इमरान खान साहब के साथ थी। ठीक है, मुश्किल है कहना। अच्छा, इसलिए कि ठीक है हम नहीं एग्री करते, हम सिलेक्टेड कहते हैं, ये सब ठीक है, लेकिन 20 दिन थोड़ा उन्होंने टेंशन दिए रखी है बुनियाद पे नताशा, वो नहीं कर रहे थे। उनका ऑफिस ये राइट रिजर्व करता है कि वो साइन ना करे। आज तक क्योंकि सबने साइन किया तो एक बंदे ने तो उठ के कह दिया ना कि नहीं करता। तो आपको फर्क नहीं पड़ता वजह क्या है? नहीं, हाँ कुछ भी मुझे है, मुझे पता है वजह। देखें, जो वजह के ऊपर कहा जा रहा था उसको भी हम कह देते ओपनली। सिविलियन सुप्रीमेसी दिखानी है, आप कहते हैं कानून बनाए इसका। नहीं, मैं कानून तो वो कभी पार्लियामेंट नहीं जाते, उनके नजदीक तो पार्लियामेंट कुछ है ही नहीं। वो ऑर्डिनेंस के ना हो तो उनको तो हुकूमत ना चलानी है। वो कानून तो करना मेरा ख्याल है शायद वैसे बना भी दे, लेकिन मेरा ख्याल है वो ज़्यादा तो कभी नहीं बनाएंगे। लेकिन इसमें मज़े की बात ये है कि 20 दिन तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने थोड़ा सा एक ख़ास जगह को तंग करके रखा था। उस जगह को तंग करना बहुत मुश्किल है, और जब दीवार बहुत बड़ी खड़ी होती है ना, तो वो जब तक वो खड़ी होती है आप उसको देख के कहते हो भाई ये तो कभी नहीं गिरी। और एक छोटा सा भी उसमें से जब चूने का एक पीस भी उड़ जाता है ना, तो वो डिफेक्टेड लगता है। तो वजह आपके लिए है कि आपको मजा आया? नहीं, ये है या ये कि सिविलियन सुप्रीमेसी जो है वो कुछ हद तक वज़ीर देखिए, सिविलियन मजा आना सिविलियन सुप्रीमेसी का हिस्सा है। अच्छा, अब असगर खान केस की बात कर रही थी रीमा। अच्छा, असगर खान केस जब चल रहा था तो तब अदालत को ये बताया गया कि 1975 से पहले आईएसआई जो थी वो आर्मी के जॉइंट सर्विसेज सेक्रेटेरिएट को रिपोर्ट करती थी, लेकिन भुट्टो साहब ने आके एक पॉलिटिकल सेल बनाया आईएसआई में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू, जिसका मतलब अब ये था कि आईएसआई वजीर आजम को या सदर को रिपोर्ट करेगी। अच्छा, लेकिन जब अदालत ने कहा कि इसका नोटिफिकेशन कहाँ है, ये 1975 की जो आप नोटिफिकेशन की बात करें, तो नोटिफिकेशन हुकूमत में किसी को नहीं मिला। तो पता नहीं है ये नोटिफिकेशन था भी या नहीं था, पता नहीं। खैर, अदालत को ये भी बताया गया कि आईएसआई में 7 से 8% सिविलियन होते हैं, बाकी आर्म्ड ऑफिसर्स होते हैं, सिर्फ 7 से 8%। अब इसमें कितनी हकीकत है हमें नहीं पता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है आईएसआई की स्ट्रेंथ क्या होती है, उसका बजट क्या होता है। जिसने आपने बात की कि एक सीक्रेट फाइल असगर खान केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट को दी गई, टॉप सीक्रेट फाइल, और उसमें लिखा हुआ था कि वर्किंग्स ऑफ द आईएसआई, लेकिन अदालत को कहा गया था इसको आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है। उसको उन्होंने कॉन्फिडेंशियल रखा, देखा और वापस कर दिया। अच्छा, इसी तरह सलमान अकरम राजा साहब से एक डॉन के प्रोग्राम में पूछा गया, तो तब उन्होंने भी ये कहा, उन्होंने कहा देखिए कोई कानून तो नहीं है जिसके तहत आईएसआई काम करती है, कोई रूल्स भी नहीं है जो उनको मैंडेट करते हैं, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर हुई असगर खान केस में, वो ये कि बॉस आईएसआई की अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो वज़ीर आज़म ही है। तो वही बात फवाद चौधरी साहब ने भी की थी, देखें अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो वज़ीर आज़म ही है। तो जैसे आपने बात की कि देखिए इख्तियार तो वज़ीर आज़म का था, उनकी पूरी जुरिस्डिक्शन थी कि अगर उनको 3 नाम भेजे गए हैं, उनको नहीं पसंद आया, अगर उन्हें वापस भेजे हैं
तो ये तो उनके पास है। मेरी ना बेनज़ीर एक रिटायर्ड फौजी अफसर से बड़े सीनियर, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जब कोई वज़ीर आज़म खुद अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह उन्होंने नवाज शरीफ साहब की भी एग्जांपल दी, जलालुद्दीन भट्ट का नाम क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने खुद दिया था, तो उन्होंने कहा कि जब कोई वज़ीर आज़म इस तरह से कहता है, जैसे बीबी ने जनरल कल्लू का दिया था, तो वो कहते हैं कि फिर प्राइम मिनिस्टर उनसे वो अपनी पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं ना वो भी उनसे, यानी कि अपोजिशन के ऊपर अगर नज़र रखनी है या इवन अपने पार्टी मेंबर्स के ऊपर, भुट्टो साहब के ऊपर भी यही था कि उन्होंने इसीलिए कि अपनी पार्टी के ऊपर उन्होंने नज़र रखवाने के लिए भी ये चीज़ें की थी। तो वो कहते हैं कि वो फिर जो जोड़ तोड़ की, जिस तरह आपने बात की सियासी जोड़ तोड़, वो फिर कहते हैं कि इधर पोलिटिसाइज बहुत ज़्यादा जो ये बात यहाँ भी हुई है, रोल, ये बात यहाँ भी हुई है, मतलब डिस्कस तो हुई है, बहुत लोगों ने बात की है कि यहाँ पर क्या वजह थी कि नाम पर मान क्यों नहीं रहे या चेंज करने में क्यों नहीं मान। हाँ, तो वो इसी लिहाज से मुझे एक्चुअली इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं जिनसे बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि जब ये चीज़ आती है कि जब हैंड पिक करें या किसी वजह से दे, तो फिर वो चाहते हैं कि उनका वज़ीर आज़म का वो ये वाला काम भी करे। और ये जो बात हो रही है कि अब, और जो हमने भी ये कहा है कि जो बाकी 2 नाम थे वो कौन थे ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, ये पहली दफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान ने DGISI को अपॉइंट नहीं किया, इससे पहले वो 2 पहले DGISI अपॉइंट कर चुके हैं। तो तब क्या प्रोसेस था, तब कौन से 2 नाम थे, तब इंटरव्यूज हुए नहीं हुए 3 नाम, तब इंटरव्यूज हुए नहीं हुए, ये सारी चीजें तब मेरे ख्याल में एक कंसेंसस थी, तो बात इस तरह वो तब सेम पेज था ना, अभी कंसेंसस तब सेम पेज था ना, कंटेंशन। अच्छा चलो लेट्स फाइंड दिस। मैं रिपीट कर दूं, देखिए हम सब चाहते हैं सिविलियन बालादस्ती हो, डेमोक्रेसी हो, जिसको अवाम जिसका इंतखाब करे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हों। लेकिन यहाँ पे प्लीज़ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पूरा मामला हुआ इसकी वजह क्या थी, ये तो समझ आए। अभी वज़ीर आज़म का फैसला है, ठीक है, लेकिन वो फैसला क्यों है? भाई वो कुछ लोग तो ये भी बात कर रहे थे ना कि कुछ लेकिन नहीं वो भी था ना कि कुछ लोग ये भी बात करते हैं कि सुपरस्टिशंस हैं कि 20 तारीख का इंतखाब क्यों हो रहा है, 20 दिन क्यों, चांद ग्रहण जाने वाला है, चांद ग्रहण आने वाला है, ये भी बातें हो रही थी। पर जब तक हमें इनकी कोई कंफर्मेशन नहीं मिल जाती कि क्या ये वजह थी, हम लेकिन नताशा जब हम कहते हैं ये वजीर आजम का इख्तियार है, ये हम और चीज़ों में भी सुनते हैं कि CM का कैंडिडेट पंजाब में वजीर आजम का इख्तियार है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा वजीर आजम का इख्तियार है। जब इख्तियार होता है वजीर आजम के पास तो उसमें ट्रांसपेरेंसी भी होती है, आपको वजूहात बतानी होती है कि आपने अपना एक इख्तियार है उसको इस तरह क्यों इस्तेमाल किया। तो ये आधी कहानी लोग जो सुना रहे हैं ना कि बस इख्तियार है, ये मुझे इससे थोड़ा इशू है। दूसरी साइड भी बताएं कि वो इख्तियार आप किस बेसिस पे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने फैसला किन बुनियादों पे किया, ये भी तो कहानी है ना सिविलियन सुप्रीमेसी की। ये भी है, बहुत लंबी कहानी है बेचारी सिविलियन सुप्रीमेसी की। नहीं देखे ना रीमा, हमारे पार्लियामेंट भी मैनेज हो जाती है, सेनेट में अपोजिशन के पास नंबर्स भी हो तो फिर भी वो चेयरमैन नहीं बदल सकते, बहुत सारी चीजें आपको पता ही हो जाती है, पर वो किसी वजह से होती है। अच्छा लेट्स वाइंड इट अप क्योंकि हमारी वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन लेट्स जस्ट वाइंड इट अप। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जल्दी जल्दी सब एक बताओ। मैं तुम लोगों को रिपोर्ट कार्ड की आदत है, वहाँ पे जल्दी जल्दी बोलना होता है। मैं वेट कर रही हूँ, मैं वेट कर रही हूँ कोई किताब लिखे इस महीने पे तो समझ आए क्या हुआ। मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि इस वक्त क्या हो रहा है। मैं भी इंतजार कर रही हूँ कि इस टेन्योर के ऊपर जब किताब आएगी तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी कि मीडिया कैसे मैनेज हुआ, पार्लियामेंट कैसे मैनेज हुई, इलेक्शन कैसे हुए, सब कुछ क्या कैसे हुआ। मेरे ख्याल से अगले इलेक्शन में हमें पता चल जाएगा। अच्छा मेरा ख्याल है कि जो ये वाली बात हो रही है ना, जो खुर्शीद शाह साहब ने भी एक इंटरव्यू में कही है, थोड़ी सी हिंट नून लीग ने भी दी है कि इन हाउस चेंज तो हो सकती है। अब आप इन हाउस चेंज को फ्लोट करें और जो नए वज़ीर आज़म आएंगे वो स्प्रिंग में किसी भी टाइम पे या अर्ली समर में वो इलेक्शन कॉल कर सकते हैं, नया इलेक्शन कॉल सकते हैं। मेरा ख्याल है ये नहीं होना। पेज अलग-अलग हो गए हैं लेकिन ये पेज एक ही कहानी के 2 चैप्टर्स या 2 पार्ट्स निकल गए। हुकूमत को अपने 5 साल पूरे करने चाहिए, इसमें कोई मेरा ख्याल है कि आज PM हाउस ने ISPR की 6 अक्टूबर की प्रेस रिलीज जो है रिजेक्ट कर दी। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल रिजेक्टेड, प्रेस रिलीज रिजेक्टेड एंड वेरी बैडली रिजेक्टेड, वेरी हार्शली रिजेक्टेड। नहीं लेकिन वो लोग तो यही कह रहे हैं कि वही नाम है, तो फिर कैसे रिजेक्ट होगी नताशा? इंटरव्यूज वाली बात डाल के चले। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल औरत कार्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर हम उठाए जाएं तो हमारे हक में आवाज़ ज़रूर बुलंद कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड।